तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है केस स्टडी। और ये हम लोग लिए हैं पहला 3 चैप्टर का, जिसमें आता है रियल नंबर और पॉलिनोमियल और एक लीनियर इक्वेशन। ये 3 का हम लोग केस स्टडी का सारा क्वेश्चन जो हो सकता था वैसा लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर बचेगा उसका भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है द स्टडी विथ टैलेंट एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग जो पहला क्वेश्चन लिए हैं वो है रियल नंबर का। और इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा 10 नंबर का एग्जाम में रहता है ना। एग्जाम में ऐसा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन आज करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ अ grade 10 student, the school nominate you and 2 of your friend to set up a class library. There are 2 society sections A and section B of grade 10. There are 32 student in section A and 36 student in section B. तो ये कहानी बता दिया है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में 32 स्टूडेंट है, सेक्शन B में 36 स्टूडेंट है। उसके बाद इससे क्वेश्चन कैसा पूछा है, देखो लगभग 4 क्वेश्चन रहता है हर एक केस स्टडी में। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो यहाँ पे तुमसे देखो 2 सेक्शन दिया है, बोला ए सेक्शन है और एक सेक्शन बी है। ए में कितना स्टूडेंट है, तो ए में है 32 और बी में है 36। यहाँ है 32 और बी में है 36। तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो एक बच्चे को कितना बुक देना चाहिए ताकि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा लाइब्रेरी में कितना होना चाहिए। तो देखो ये जो वर्ड आता है ना मिनिमम, ये मिनिमम जहां भी वर्ड आएगा ना, मान के चलना उसमें हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है, एलसीएम। और जब हाईएस्ट लिखा हुआ आएगा ना तब समझना कि हमेशा एचसीएफ निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 और 36 है ना, ये दोनों का तुम एलसीएम निकाल लो। देखो कितना आता है, 32 और 36 का एलसीएम कितना होता है। देखो ये 2 से कटेगा 16 बार में, और ये कटेगा 18 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 8 बार में, और ये 9 बार में। अब तो ये किसी से नहीं कटेगा दोनों, है ना। तो एलसीएम में क्या होता है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 × 2 फिर 8 × 9, 9 × 8 हो गया 72, और इधर हो गया 4। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 7 × 4 = 28। ये ऑप्शन नंबर है 288, और यही हो जाएगा आपका आंसर सही, है ना। इसी तरह से इस टाइप से छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर में क्या लिखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू देन द एचसीएफ ऑफ दिस इज। सिंपल तुमसे पूछा है कि एक रूल होता है, उस रूल को तुम लोग पढ़ा होगा उस चैप्टर में, पहला चैप्टर में, कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट करने से ना वो बराबर होता है वही दोनों नंबर का एचसीएफ और वही दोनों नंबर का एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बराबर होता है, ऐसा। तो बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज, 2 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ एचसीएफ इसका क्या होगा। अभी तुम पढ़ा है कि 32 और 36 का हमको एचसीएफ चाहिए, तो पढ़ा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 32 और सेकेंड नंबर क्या है 36। एलसीएम कितना है वो अभी वहां निकाले थे हम लोग, कितना आया था 288 आया था यहाँ। और अगर इसको तुम डिवाइड में ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 288 आया, ये 32 से इसको डिवाइड करेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार में, 8 से इसको 24, 36 बार में, 4 से डायरेक्ट 9 बार में, 9 से ये 4 बार में। तो एचसीएफ निकला है 4। यही आंसर होना चाहिए जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन दे, हो सकता है ऑप्शन नहीं भी दे, कुछ क्वेश्चन आगे है जिसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, अभी फिलहाल इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन दिया जाए तो तब भी ठीक है, नहीं भी दिया जाए तब भी ठीक है, तुम अपने से इसे निकाल के आंसर लिख दो। नेक्स्ट देखो, इसी में 2 क्वेश्चन इसमें था और 2 क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। ये सब देखो बहुत ज्यादा उससे लिंक नहीं है, ये तुम बिना केस स्टडी का भी क्वेश्चन अगर दिया जाता है ना तब भी तुम आराम से इसको बना देता, क्योंकि प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना मतलब इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना। 36 को डिवाइड करोगे 18 बार में, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे 9 बार में, और इसको 3 से करोगे 3 बार में। तो 36 को तुम किस में लिख सकता है, 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3, तो कितना हो गया, 2 पे पावर में आ गया 2 और 3 पे हो गया 2। ये आंसर कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, 2 पे 2 और 3 पे 2, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुमसे पूछा गया है 4 नंबर में कि 7 इंटू 11, मतलब ये क्वेश्चन तो कई बार बनाया होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको तुम कौन सा नंबर ये होगा, तो याद होगा ये क्वेश्चन अगर तुम लोग पढ़ा होगा ना तो उसमें लिखा रहता था प्रूव दैट दिस इज कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं पता है, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ये यहाँ पे ना हमेशा एक नंबर देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा इनटू में है और प्लस देके फिर यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर मैच करेगा, जैसे यहाँ 15 है यहाँ भी 15 है, तो अगर इसमें तुम 15 कॉमन ले लेता है ना, तो कॉमन ले लेता तो यहाँ बचता 7 इंटू 11 इंटू 13, फिर 15 तो कॉमन निकल गया, यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं है। अब देखो ये नंबर जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा वो ना 15 से जरूर कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, इसका सम जो भी आएगा उससे भी कटेगा, तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो जाएगा। और 2 से जहां ज्यादा फैक्टर हुआ तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसीलिए इसका आंसर भी उसमें लिखा हुआ है लास्ट में, किसका क्या आंसर है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। 5वां क्वेश्चन भी देखो दिया हुआ है, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इज इक्वल टू इतना, क्यू इज इक्वल टू इतना। ये एमसीक्यू में भी कई बार आया हुआ है। तो बोल रहा है तुमसे ए और बी प्राइम नंबर है और तुमसे पूछा है एलसीएम इसका बताओ। अगर तुमसे एलसीएम पूछा है पी और क्यू का, एलसीएम का मतलब होता है देखो यहाँ और यहाँ जो जो नंबर है ना उसको रिपीट यहाँ लिख दो, जैसे ए लिख दिया, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी ए बी तो लिख दिया। हाईएस्ट पावर लिखना, जैसे ए पे हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखो, 2 बी है, बी में देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो तुमको हमेशा 2 ही लिखना है हाईएस्ट पावर। लेकिन अगर तुम इसका एचसीएफ निकालता है, यही पी और क्यू का अगर तुमको एचसीएफ निकालने बोलता तो तुमको ये देखना चाहिए कि दोनों में क्या मैच कर रहा है। जैसे यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए है तो एक ठो ए मैच किया, और यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ बी है तो एक ठो बी भी मैच किया, तो ये कहलाया एचसीएफ। अभी फिलहाल हमको एलसीएम निकालना था और एलसीएम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये 5 एमसीक्यू एक केस स्टडी में था जिसको हम अच्छी तरह से बना लिए। अब देखो यहाँ तो यहाँ पे दिया हुआ एक सेमिनार हो रहा है, इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द जो पार्टिसिपेटिंग विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर इतना इतना इतना। तो यहाँ बोला है कि पार्टिसिपेट करने वाला अलग अलग सब्जेक्ट का वो लोग एक्सपर्ट है, जिसमें से कुछ लोग हिंदी का है, कुछ लोग इंग्लिश का, कुछ मैथमेटिक्स का। तो हिंदी के 60, ठीक है। यहाँ पे एजुकेटर है, मतलब मान लो कोई टीचर होगा तो हिंदी के 60 टीचर हो गया, इंग्लिश का 84 हो गया, मैथमेटिक्स का 108, इस तरह से है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। अब देखो वो पार्टिसिपेंट जहां भी गया है उसको रहने के लिए रूम चाहिए, और रूम का कंडीशन ऐसा बोला गया है कि एक रूम में ना तुम अगर मैथ का टीचर रख रहा तो मैथे को रखो, मिक्स मत करना। फिर दूसरा रूम में हो सकता है कि मैथ के लिए तुम 10 रूम बुक कर दो, अलग बात है, सब में इक्वल इक्वल टीचर्स को रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही रूम में हम हिंदी वाले को भी रख दिए थोड़ा सा, थोड़ा इंग्लिश का भी रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रूम में एक ही तरह एक ही सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे और सब रूम में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स रहेंगे, इसका कहना यह है। तो तुमसे पूछ रहा है कि सेम सब्जेक्ट हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेट इन ईच रूम आर। तो कितना कितना करके सब रूम में स्टूडेंट मतलब टीचर्स लोग रहेगा बताओ, या स्टूडेंट है तो वो लोग रहेगा बताओ।
हर रूम में कितना कितना पार्टिसिपेंट लोग रहेगा। तो देखो यहाँ जो नंबर्स दिया था ना तीनों का, वो दिया था देखो 60, 84 और 108। 60, 84 और 108 ये है हिंदी का, ये है इंग्लिश का और ये है मैथ का। तुमसे पूछा यही लोग को रखना है रूम में, तो ये सबका ना एक HCF निकाल लो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। उससे पता चल जाएगा ना कि कौन ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी और इसको भी परफेक्टली। तो वो उतना उतना करके हम हर रूम में रख सकते हैं कैंडिडेट को। तो जैसे इस सबका तुम HCF निकालोगे ना, तो ये रहा 60, ये रहा 84 और ये रहा 108। कौन सा नंबर से ये तीनों कटता है वो ध्यान देना। LCM और HCF में दोनों यही अंतर होता है कि LCM में तुम किसी एक को भी कटे तो तुम डिवाइड कर सकता है, बट यहाँ तीनों काटना है। तो ये देखो 30 बार में कटेगा, ये 42 बार में कटेगा और ये कटेगा 54 बार में। फिर सबको डिवाइड करो फिर 2 से, ये देखो 15 बार में कटेगा, ये देखो 2 और 1 21 बार में कटेगा, ये 2 और 7 बार में कटेगा। अब किससे कटेगा, तो ये 3 से देखो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कटेगा 7 बार में और ये कटेगा 9 बार में। अब ये कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो नहीं कर रहा है तो छोड़ देना यहीं पे। और इसका तुम्हारा HCF कहलाएगा कितना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12। तो हर रूम में 12 टीचर्स या 12 एजुकेटर्स लोग रहेंगे, ठीक है। अब आता है इसका तो आंसर हो गया, लेकिन मान लो तुमसे कोई बोल देता है कि बताओ कितना रूम का जरूरत पड़ेगा। तो देखो 60 टीचर है हिंदी का, तो 60 टीचर अगर हिंदी का है तो हर रूम में 12-12 टीचर रखोगे तो कितना रूम हो जाएगा, 60 बाई 12। और वहीं पे अगर तुम इंग्लिश वाले टीचर को रखोगे तो 84 टीचर है, उसको तुम 12 से डिवाइड कर दो। और 108 टीचर है मैथ का, उसको भी 12 से डिवाइड कर दो। तो ये होता है 5 बार में 60 और ये होता है 7 बार में और ये है 9 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 और 8 21। तो मतलब तुमको 21 रूम बुक करना पड़ेगा, ठीक है। 21 रूम तुमको बुक करना होगा सारा कैंडिडेट को शिफ्ट करने के लिए। आगे तुमसे पूछा है द LCM ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। LCM बताओ क्या होगा। इसी में देख लो यहाँ जो हम लोग HCF निकाल रहे थे ना, इसको क्या करना है, ये HCF के लिए हम सिर्फ इसको लिखे थे, देखो इसको, क्योंकि ये सब कॉमन डिवाइजर था इसीलिए। लेकिन जब तुमको LCM निकालना पड़े ना, तो तुम इस सब को मतलब 2 को फिर 2 को फिर 3 को, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे ही, साथ में ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी करना है। 5 इंटू 7 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देख लो। तो आया 12, तो इधर 12 इंटू 5 60 हो गया यहाँ तक, और 7 9 जो होता है 63। और इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 0 आएगा, 6 3 जा 18 कैरी 1 और यहाँ 37। तो 3780 कहाँ पे है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 3780 इसका आंसर हो गया। केस स्टडी वैसे लाया ही गया इसलिए ना, ताकि कुछ बच्चा लोग रटा रटाया क्वेश्चन चला जाता था करके और उसी को छाप के आ जाता था, खूब फुल नंबर ले आता था। अभी जो CBSE का अपना रूल है कि रटने वाला बच्चा आगे ना बढ़े, बल्कि जिसके पास नॉलेज है रियल में वही आगे बढ़े, इसीलिए इसको लाया गया 10 नंबर। इसमें जो रटने वाला बच्चा है वो लोग अक्सर केस स्टडी छोड़ के आता है, और क्योंकि वो बुक से हूबहू नहीं मैच करता है। कितनों तुम बना के 60-70 को क्वेश्चन बना के जाओ, लेकिन तुम जो बना के गया वो हूबहू बोलेगा आ जाएगा केस स्टडी में तुम्हारे एग्जाम में, तो वैसा होने वाला नहीं है। यहाँ पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दिस इज। अभी तुम HCF LCM दोनों निकाला था, HCF भी और LCM भी निकाला था, तो दोनों को प्रोडक्ट कर लो, कितना आएगा देखो। HCF आया था 12, ये था 12 HCF और ये 3780 ना, ये था 3780। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही यहाँ पे टिक मार देना है उसको। तो क्या आएगा देखो, 12 इंटू 0 इतना ही आएगा, 12 इंटू 8 96 होता है, और 96 हुआ तो यहाँ 9 बच गया। 12 इंटू 7 84, 84 में अगर हम 9 को मिलाएंगे तो हो जाएगा 93, तो 9 फिर से बचा, और 12 इंटू 3 36 हुआ, और उसमें 9 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 45।
45 कितना आया 45360, 45360, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वाले को देखो, इसमें लिखा है 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। कैसे लिखोगे? 108 को तुम प्राइम नंबर में बांटना है, तो इसको तुम 2 से डिवाइड किया तो ये 5 और 4 बार में, इसको भी 2 से डिवाइड किया 2 और 7 बार में, इसको भी 3 से डिवाइड किया तो 9 बार में, इसको 3 से डिवाइड किया 3 बार में, इसको 3 से डिवाइड किया 1 बार में। तो 108 को क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 3 3 3 बार है, 3 का क्यूब हो जाएगा। 2 का स्क्वायर इंटू 3 पे 3 पावर कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर 5। इसका भी आंसर देखो यहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ में सारा मेंशन है। अब ये क्वेश्चन देखो, खुद से पहले बना के देखो, उसके बाद आंसर मिला लेना। इसमें देखो क्या लिखा है, केस स्टडी में लिखा है कि अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री बनाया गया। ही हैज सम डिफिकल्टी एंड आस्क फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह से बनाया था, उसको हम लोग ऐसे नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। और तुमसे पूछ रहा बताओ x का वैल्यू क्या होगा, y का क्या होगा, यही सब पूछा होगा। क्वेश्चन तो हम लोग उधर देख लेंगे अभी। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, हमको पता है x y तो पूछेगा ही, तो ये सब पहले तुम फाइंड कर लो, ज़्यादा बेटर है। बताओ x कैसे निकलेगा? तो x निकलना चाहिए ये दोनों के मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करने से ना ये बचना आता है, तभी ये फैक्टर ट्री बनता है। फैक्टर ट्री कैसे बनता है? जैसे अगर तुमको 120 का फैक्टर ट्री करना है, तो इसको अगर तुम 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? तो ये 60 आएगा, तो यहाँ 60 लिखा था। इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों इंटू होके ये बन सकता है। तो अगर तुमको x लाना है तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू तो आएगा 5 इंटू 2783, जो कि होता है 5 इंटू 3 15, कैरी 1, 8 और 5 40, 41 हो जाएगा, 4 बचा 39 यहाँ हो जाएगा, 3 बचेगा, 10 और 3 13, 13915 यहाँ आना चाहिए। ठीक है, 13915 यहाँ पे इतना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ क्या नंबर होना चाहिए जिससे ये डिवाइड होके ये बचे। बहुत आसान है, देखो इससे तुम इसको डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा ये कितना है। क्योंकि देखो ये दोनों इंटू होके ना ये आता है, मतलब y इंटू 253 करता है ना, तो 2783 आता है। तो सोचो y का वैल्यू क्या होगा? तो 783 को डिवाइड कर दो 253 से, कितना बार में कटेगा देख लो, कितना बार में कटेगा? 2 है तो मेरे ख्याल से 3 बार में, क्या 3 बार में तो 400 एग्जैक्ट कट रहा है कि नहीं? 3 से कटेगा, 3 से तो नहीं, 13 से कट जाएगा लगता है क्या? अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया ना, 2783, अच्छा ठीक है। अब ये आराम से 13 बार में मेरे ख्याल से कटना चाहिए। 13 से कितना बार में कटेगा देख लो एक बार डिवाइड करके। इसको अगर हम 253 से डिवाइड करते हैं तो 11 से, हाँ 1133, ठीक है, ये पूरा 11 बार में कटना चाहिए। देखो यहाँ पे 11 आना चाहिए, देखो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 बार में 22, 5 बचेगा, फिर 11 से 5 और 3, बिल्कुल सही है। तो 11 बार में y का आंसर आ गया है कितना? 11, x का वैल्यू आ गया है 13915। तुमको इस बार z का वैल्यू बताना, तो z देखो इससे इसको डिवाइड कर दो, z आ जाएगा कितना बार में? तो 2 बार में 22 है ना, और 3 बार में 23 आ गया इसका वैल्यू। तो तीनों निकाल लिए। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग यहाँ निकाले थे x का वैल्यू कितना आया था, तो 13915, 13915 ये रहा। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, जिसका वैल्यू हम लोग 11 निकाले थे। उसके बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, जिसका वैल्यू हम लोग 23 निकाले थे। तो बहुत आसान था। और उसके बाद देखो यहाँ इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तुम लोग पढ़ा होगा, डिफिनेशन वगैरह, उसमें बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम में कि
हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है ना वो होता है बिल्कुल यूनिक होता है। तो यूनिक होता है तो तुमसे पूछ रहा है क्या है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डैश इज अ, तो ये क्या है 13915, ये क्या होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर इवन तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है तो इवन तो होने से रहा, नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। इसमें देखो ये सिंपल है, ये 1 से कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कटेगा। ये 13915 से कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कटेगा। तो इसका 2 फैक्टर हो गया। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर होता तो प्राइम होता, लेकिन देखो ये लास्ट में 5 है ना, पक्का ये 5 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, और अगर ये मोर देन 2 फैक्टर है तो इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 13915 है, इसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा सबसे पहले 5 से कटेगा, देखो डिविलिटी रूल यहाँ भी काम आएगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में 10, 7 बार में 35, और 4 8 बार में 40, और 3 बार में। अब किससे कटेगा देखो, 10 किससे कटना चाहिए, ये तो ये मेरे ख्याल से कटना चाहिए, 7 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कितना, 21 6, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से शायद कट जाएगा, क्योंकि वहाँ देखो ऑप्शन में सब 11 11 दिया हुआ है। 11 से अगर इसको डिवाइड करेगा, 2 बार में 22, 5 बार में 55, 3 बार में, बिल्कुल कट जा रहा है। फिर देखो फिर ये 11 से कट जाएगा, 2 बार में 22 और 3 बार में। इसका मतलब 13915 को लिख सकता है 5 इंटू 11, 2 बार है तो 11 का स्क्वायर लिख दो और 23 लिख दो। कहाँ है ऑप्शन नंबर, तो ये है 5 इंटू 11 का स्क्वायर और 23, ये आंसर आया। हो गया, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैच करा लेना। इसके बाद आता है देखो नेक्स्ट पॉलिनोमियल से, ये 3 क्वेश्चन हम लोग जो कराएं वो था रियल नंबर से, अब यहाँ है पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल बोलता है कि द बिलो पिक्चर्स एज फ्यू नेचुरल एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक शेप। देखो ऐसा जब भी कोई शेप बनता है इस टाइप का ना, तो ये पैराबोला होता है। इसको डाउनवर्ड में भी हो सकता है, अपवर्ड में भी हो सकता है, जैसे भी रहे ये पैराबोला ही कहलाता है इस टाइप का शेप। तो बोला है पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ अ पैराबोला इन स्ट्रक्चर, देयर कर्व रिप्रेजेंट एन एफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिज एंड इन आर्किटेक्चर्स इन अ वैराइटीज ऑफ फॉर्म। देखो ये कहानी लिख दिया था, इस कहानी से हमको बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, इस सिर्फ ऐसे ही पैराबोला के बारे में बोला वही काफी है। यहाँ भी 2 पिक्चर्स दे दिया है। आगे तुमसे सिंपल पूछ रहा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो ax² है, फिर bx है प्लस c है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ a b c को क्या बोला जाता है, ये क्या होता है वास्तव में, तो कौन वाला टिक मार दें, क्या ऑल आर रियल नंबर सही रहेगा, ऑल आर रैशनल नंबर, या ऑल आर इंटीजर्स, या a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर, कौन वाला सही होना चाहिए इसमें। तो याद रखना अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक अगर तुमको लिखना है ना, तो ये क्वाड्रेटिक में ये पावर जिसका 2 रहता है उसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये अगर 0 हो गया ना तब तो फिर वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं ना। तो ये क्वाड्रेटिक अगर रहे इसके लिए ना a 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो ये जो लिखा है ना a इज नॉन जीरो, ये बात सही लग रहा है। उसके बाद ये b और c के जगह कुछ भी रख दो, रियल नंबर में चलेगा। तो इसका सही ऑप्शन ना c होना चाहिए कि a कोई भी नॉन जीरो होगा और b और c के जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे क्यों नहीं होगा ऑल आर रियल, क्योंकि इस केस में तुम एक रियल नंबर तो 0 को भी कहते हैं, और 0 को भी अगर तुम यहाँ पुट कर देगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा में जाओगे तो यहाँ लिखा है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। देखो हम लोग पढ़े हैं ऐसा क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो चैप्टर था उसमें, कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ना तो इसका डिस्क्रिमिनांट निकालो d।
संयोग से ही पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका एक पार्ट है, तो कुछ ना कुछ वहां से इसका लिंक मिलेगा। तो जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते थे ना, तो फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए ना, 0 के बराबर, तो इसका मतलब होता था इसके पास रियल एंड इक्वल रूट होगा। ये सब चीज याद रखना। और अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा रहा तब इसका आंसर होगा नो रियल रूट, नहीं सॉरी रियल रूट, और रियल एंड अनइक्वल रूट होता है। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 रहता है तब इसका वैल्यू होता है नो रियल रूट। तो यहां तुमसे पूछा है क्या, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर इसका रूट इक्वल है दोनों, तो रियल एंड इक्वल, देखो इसमें हम लोग पढ़े थे, तो वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, तो ये 0 के बराबर होना चाहिए। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, डी का वैल्यू 0, इस टाइप से। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है कि अल्फा और 1/अल्फा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो के का वैल्यू क्या होगा। पॉलिनोमियल में तुम लोग ये सब नियम पढ़ा होगा कि 2 ठो रूट अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो उसका सम का वैल्यू होता है -b/a और उसका प्रोडक्ट का वैल्यू होता है c/a। ऐसा अगर पढ़ा है तो अल्फा और बीटा के जगह अभी तुम्हारे पास क्या है, एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, तो वही लिख दो। यहाँ देखो a के जगह पे क्या है 2 और b के जगह पे क्या है, यहाँ बगल में कुछ नहीं दिख रहा ना, तो -1 लेना, माइनस में है, और c है देखो 8k। अगर तुम यहाँ c का वैल्यू लिखोगे तो ये 8k हुआ, और a का वैल्यू लिखोगे तो वो निकलेगा 2। देखो हमको इसका अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका भी जरूरत है, इसी से बन जाएगा। ये अल्फा से अल्फा कट के 1 आ जाएगा, यहाँ देखो ये इससे 4 बार में कट जाएगा, तो ये हुआ 4k। तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 4 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो 1/4 आना चाहिए। k का वैल्यू 1/4 कहाँ है, ये रहा 1/4 आ गया इसका आंसर। आगे तुमसे पूछा है द ग्राफ दिस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो ये है ग्राफ जिसका है x² + 1 = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करता है, 2 जगह पे। तो तुमसे यहाँ पूछ रहा है क्या, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, फिर टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, और आइदर टचेस और इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर सही मायने में एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ये कट करेगा। पूछ देता क्वेश्चन में ना कहाँ कट करेगा, तो वो भी निकाला जा सकता है, बट अभी फिलहाल पूछा है कि, तो ये इतना याद रखना, इसका डिग्री 2 है तो ये एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा। 3 रहता तो 3 जगह पे कट करता। यहाँ देखो, इफ द सम ऑफ द रूट इज, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, सम करने से इतना आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1/p आता है। तो बोला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रहे ना, तो फिर पॉलिनोमियल लिखने के लिए एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है x², ठीक है, x², यहाँ पे लिखेगा x², फिर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा x, फिर यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला याद रखना। ये रहा x², यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा का -p है तो यहाँ -p रख दिए, और अल्फा इंटू बीटा का -1/p है वो भी यहाँ रख दिए। थोड़ा इसको ऐसे लिखोगे अच्छा से, तो x² + px -1/p, ये ऑप्शन में है तो इसको टिक मार दो। ठीक है, ऑप्शन में ये दिख रहा है x² + px -1/p। अब वो जो बगल में k लगा हुआ मिल रहा है ना, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो k रहे ना रहे। वैसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी, जैसे ही रेशियो आया ना, जैसे ही दोनों को ऐड किया तो इतना आया, हो सकता है ये ना कट के कुछ और रहता, लेकिन ये कट के इतना आ गया हो, इसीलिए बोलता है ना इस पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट बगल में रह सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ना तुम मेन चीज देखना कि वो वैल्यू आया कहाँ। ये वैल्यू देखो इस जगह पे तुमको दिख रहा है, यहाँ इसके साथ k लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो यहां पे भी बोला गया है वैसा ही एक आसन है। आसन होता है, योगा को कहा जाता है, इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म्स
फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन, ये सब कहानी पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ये भी देखो एक पाराबोला जैसा शेप बनाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बोला है द शेप ऑफ द पोजिशन शॉन इज, तो ये क्या होगा, तो ये एक पाराबोला होगा, सिंपल है ना। दूसरा में पूछा था द ग्राफ ऑफ द पाराबोला ओपन डाउनवर्ड इफ, एक चीज याद रखना, बोल रहा है कि जो पाराबोला होता है ना वो कभी कभी ऐसे अपवर्ड उठा हुआ रहता है और कभी कभी डाउनवर्ड भी रहता है। तो पूछ रहा है कि डाउनवर्ड कब रहता है। द ग्राफ ऑफ द पाराबोला ओपन डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड कब होता है, तो जब ए का वैल्यू ना ग्रेटर देन 0 हो, इसको याद रखना कहीं इस वाले में रहता है। ए का जो वैल्यू होता है ना पाराबोला में, वो अगर ग्रेटर देन 0 रहे तभी ये डाउनवर्ड होता है। ये सब चीज रट लेना थोड़ा, क्योंकि ये सब तुम हायर क्लास में भी पढ़ोगे, वहां थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। अभी पाराबोला का बहुत डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है छोटा मोटा, कि कभी भी डाउनवर्ड बोलेगा तो ए का वैल्यू 0 से बड़ा, अगर अपवर्ड बोलेगा तो इसका हो जाएगा ए लेस देन 0। ठीक है, सॉरी उल्टा हम बोल दिए क्या, ए लेस देन 0 होना चाहिए। देखो इसको याद रखना थोड़ा। कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ओपन डाउनवर्ड द पाराबोला ओपन डाउनवर्ड। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें देखो डाउनवर्ड होगा, इसको नहीं, लेस देन होना चाहिए तब ये डाउनवर्ड होता है, ग्रेटर देन रहे। देखो इसको याद रख लेना कहीं भी कि अगर ये ए का वैल्यू लेस देन 0 रहा तो ये डाउनवर्ड बनेगा, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा तो ये अपवर्ड बनना चाहिए। सब डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो ऐसे ही टिक मार देना बस। इसमें लिखा है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसमें बोला है इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, तो कितना जीरोज है, ये देखो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट किया है, तो इसका 2 ठो जीरोस होना चाहिए, है ना। कि क्या क्या जीरो होगा, तो ये 4 पे कट किया तो इसका मतलब 1 ठो जीरो 4 हो गया, और दूसरा -2 पे कट किया, दूसरा वैल्यू -2 हो गया। कई बार तुमसे इसका ना इक्वेशन भी लिखने के लिए अगर पूछ दे तो 2 जीरोज अगर तुमको पता है तो अभी पढ़ा था कि इसका जीरोज होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, फिर यहाँ x, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना आ जाएगा, x² हुआ, यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा, इसका पॉलिनोमियल का इक्वेशन। देखो इसमें a कहाँ है, देखो जैसे पिछले बार अभी पढ़ रहा था ना, a कहाँ है इसमें, तो ये x² के जो बगल में रहता है ना वही होता है a। अभी बताओ a यहाँ ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, तो एक तो होता है ग्रेटर देन 0, इसीलिए देखो ये अपवर्ड बना हुआ है। ठीक है, जब डाउनवर्ड रहेगा तब यहाँ का वैल्यू नेगेटिव में रहेगा। बोला है द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ इज, यहाँ भी देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया था, हम लोग अभी निकाले थे -2 और 4 पे ना, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज, इसका बोल रहा है जीरोज बताओ, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल दो। कैसे करेगा, ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4 × 2 8, माइनस में √3 3, तो हो गया 24। इस 24 को 2 हिस्सा में बांटो जिससे बीच वाला 5 आ जाए। कैसे आएगा, तो ये आएगा 5 आना चाहिए ना, कितना 6 8 और 3 ना, 8 और 3 24 होता है, प्लस में 5 लाना है ना, तो इसमें माइनस दे देना, 8 में 3 माइनस करोगे तो प्लस में 5 आएगा। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, इतना है, बराबर 0 लिख देना, क्योंकि इसका 0 हम निकालना चाह रहे हैं। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, इस दोनों में, तो इस दोनों में आ जाएगा तुम्हारा 4 और x कॉमन आ जाएगा, √3x प्लस 2 बचेगा यहाँ। इस दोनों में √3 को कॉमन ले लेना, तो √3 को और माइनस को, तो यहाँ √3 3 था ना, एक √3 निकलेगा तब भी एक √3 बचेगा, और यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा 2। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो √3x प्लस 2 को कॉमन निकाल लो, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस √3 बराबर 0। इसको 0 के बराबर पुट करोगे ना इसको, तो √3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -2/√3, और दूसरा देखो उसको 4x प्लस या माइनस था √3,
इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x का वैल्यू यहाँ आएगा प्लस में √3/4। कहाँ है ऑप्शन देख लो, -2/√3 और √3/4, ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, ये तो आंसर हो गया सबका। अब यहां देखो, एक बास्केटबॉल और एक सेसर आर प्लेड विथ अ स्फेरिकल बॉल से खेला जा रहा है। इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तब भी आंसर आ जाएगा। द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस ऑन इज। अब तुमको यहाँ लग रहा होगा सर बार बार एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा तुमको, तो एक ही क्वेश्चन कोई मिलेगा ना वहां पे, ऐसा तो नहीं होगा पॉलिनोमियल से 2-3 को क्वेश्चन उठा के दे दिया ऐसे केस स्टडी, एक ही रहेगा। तो समझ जाना कि पॉलिनोमियल का है तो ऑब्वियसली पाराबोला ही आएगा, टिक आएगा वही। दूसरा दिया है ग्राफ ऑफ पाराबोला अप एंड डाउनवर्ड। देखो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, सोचो पिछले बार भी था, इस बार भी दे दिया। तो डाउनवर्ड में हम क्या बोले थे, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन को टिक मार देना। दूसरा में तुमसे पूछ दिया है चूज द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, यहाँ बोल रहा है इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। देखो ये 3 जगह पे कट किया है, तो इसका मतलब इसका 3 जीरोज होगा। कहाँ कहाँ कट किया है, तो एक देखो -3 पे कट किया है, एक -1 पे और एक 2 पे किया है, तो यही 3 ठो इसका जीरोज कहलाएगा। ऑप्शन इधर हो सकता है पूछ भी दे, द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर। तो अभी -2 पढ़े थे, -3 पढ़े थे और कौन था, तो यहाँ पे था -3 -1 और 2, -3 -1 और 2 कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन ये गलत दे दिया, BCDE लिख दिया है, ABCD होना चाहिए। बोला व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सोचो इसमें पूछ रहा है कौन एक्सप्रेशन उसका है उस पॉलिनोमियल का। तो इसको एक तो चेक कर सकता है क्या, ये सब देख लो चेक करके, यहाँ पे किसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि इसी से ही बनने वाला तुमको ढूंढना है ना। तो यहाँ -3, यहाँ -3 सब जगह पुट करो, 0 आता है। फिर -1 सब जगह पुट करो, उसमें भी 0 आना चाहिए। 2 इसमें भी पुट कर दो, अगर उसमें भी 0 आ जाए ना तो डायरेक्ट तुम बोल सकता है कि यही उसका पॉलिनोमियल है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या कि इसको फैक्टराइज कर लो अपने से। फैक्टराइज कैसे करेगा, एक हीट एंड ट्रायल मेथड होता था जो पूछते थे कि इसमें कौन ऐसा नंबर पुट करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अभी तो तुम लोग का सिलेबस से हटा दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, नहीं तो पहले ना क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता था, वो हम यहाँ बता देते हैं। वैसे ये सिलेबस में अब नहीं है, वो है x का क्यूब लिखा जाता था, फिर माइनस यहाँ अल्फा बीटा और गामा ऐसे 3 नंबर होता था, फिर यहाँ x का स्क्वायर होता था, प्लस यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर यहाँ x होता था, फिर माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये होता था सही मायने में फॉर्मूला। हम तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हम एक ऑप्शन देते हैं, या तो इसको पुट करके चेक कर लेना किसमें सब में 0 आना चाहिए। जैसे तुम अभी देखो हम 2 को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पुट करेगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो यहाँ 4 और 2 या 8 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो आ जाएगा 10, यहाँ 6, देखो 8 8 16 हुआ और इधर भी 16, तो 0 तो बन रहा है इसमें। -1 सब जगह पुट करो, यहाँ -1 पुट करोगे तो -1, यहाँ -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ -1 पुट करने से 5 हो जाएगा और यहाँ 6, देखो 5 2 7 हुआ और इधर भी 7 हुआ, मतलब इसमें भी 0 आ रहा है। फिर 3 को पुट करके देखो, -3 का क्यूब -27 होता है, यहाँ -3 पुट करोगे तो स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा, 9 × 2 18 बनेगा। फिर यहाँ -3 पुट करोगे तो प्लस में 15 बनेगा और यहाँ 6 है, 27 और 6 मिलके होता है 33 नेगेटिव में, और ये 8 5 13, देखो ये बिल्कुल आ जा रहा है। तो यही ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, तीनों में ये 0 आ जा रहा है, तो ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। नहीं तो ये एक फार्मूला होता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है तो क्यों याद रखना। उसके बाद देखो आगे, ये हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ दिया है लीनियर इक्वेशन का, ये है, इसमें लिखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, गिवन मार्क्स, और यहाँ मार्क्स डिड्यूस फॉर रॉन्ग आंसर। देखो बोला है कि अगर तुम एक आंसर देता है
ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर सही आंसर दे दिया तो 1 नंबर मिल जाएगा, गलत दिया 0.25 कट भी जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो बोल रहा है इफ, इसमें देखो ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं ऑप्शन दिया रहे। बोला इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली। अच्छा, इसमें कुछ कहानी दिया था ऊपर में ना, क्या लिखा था, अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/4 मार्क्स इज डिड्यूस्ड फॉर रॉन्ग आंसर। अ स्टूडेंट नो आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग, ही आंसर 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। देखो 120 क्वेश्चन का वो आंसर दिया और उसको नंबर कितना मिला है, 90। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो जितना अंदाजा टिक मारा था वो सारा गलत हो गया। अब जितना वो जानता होगा, मान लो जो जान रहा था वो क्वेश्चन को x मान लिए कि x, तो वो जानने वाला क्वेश्चन को टिक मारा, और टोटल 120 क्वेश्चन था ना, तो सोचो y ठो क्वेश्चन हो ना, तुक्का मार दिया। इसका मतलब ये x और y दोनों मिल के कितना होना चाहिए, तो बोलेगा 120 क्वेश्चन हुआ, क्योंकि कुछ तुक्का मारा और कुछ जान रहा था। जो जान रहा था उसमें तो 1 नंबर उसको मिला होगा, तो x नंबर यहां से मिल गया। जितना नंबर में वो गलत टिक मारा, ये जो गैस करके अंदाजा मारा था, वो 1/4 के हिसाब से कट जाएगा, तो y/4 इतना नंबर उसका गया, तब जाके उसको कितना नंबर मिला, तो 90 नंबर मिला है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन, इसमें 4 को तुम एलसीएम ले लेगा तो यहाँ 4x - y/4 बराबर 90, मतलब यहाँ हो गया 4x - y बराबर 9 4 जा 36। ठीक है, यहाँ आया ये दूसरा क्वेश्चन, इसको इसके साथ लिख दो। देखो यहाँ 4x है, -y है, और यहाँ है 360, इसको तुम ऐड कर दो। देखो ये कट जाएगा, 4 और 1 मिलके 5x हो जाएगा, और ये दोनों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 8 4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो तो 96 आ जाएगा। देख रहा है, इसका मतलब वो 96 क्वेश्चन जानता था, सही मारा था, और कितना क्वेश्चन को गलत मारा होगा तब, तो 120 में माइनस कर दो 96 को, तो 24 क्वेश्चन वो तुक्का मारा था। x क्वेश्चन कितना आया था, देखो 96, और y कितना आया था 24, तो यहाँ देखो वही सब पूछा भी गया होगा। बोला इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन आर अटेम्प्ट इतना, तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, तो कितना 96। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, कितना 24। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। बोल रहा है कि अगर 80 ठो अच्छा से वो लिखा था तो 80 नंबर उसको मिल गया, और जितना गैस किया था सब गलत हो गया। गैस अगर हम इस क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 24 क्वेश्चन में गैस किया था ना, 24 क्वेश्चन का उसको नंबर मिला होगा, /4 कर दो, 6 नंबर उसका गया। 80 क्वेश्चन वो सही से टिक मारा था, 24 क्वेश्चन तुक्का मारा था जिसमें 6 नंबर उसका कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 74 नंबर उसको मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 74। लेकिन एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो इसमें हम उस क्वेश्चन से लिंक नहीं करेंगे। जब ये 80 क्वेश्चन को करेक्टली किया है ना, तो बाकी जो 120 में से 80 हटा दो। देखो 80 क्वेश्चन वो सही से किया था, 80 नंबर मिला। 120 क्वेश्चन था, उसमें से 80 वो सही किया ना, तो मान के चलो 40 ठो वो तुक्का मारा, तो 40 क्वेश्चन अगर वो तुक्का मारा ना, तो कितना नंबर उसका कटा, तो /4 कर देना, 10 नंबर उसका कट गया। तो 80 नंबर आता, लेकिन ये 10 नंबर वो कट गया उसके कारण, गलती करने के कारण, तो उसको ना 70 नंबर मिलेगा। ये पिछला क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं होगा, ये वाला से। बोला इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। बोला इस बार उसको ना 95 नंबर लाना है, तो कितना क्वेश्चन वो गैस करेगा, अंदाजे मारेगा, और कितना क्वेश्चन उसको सही मारना चाहिए, तब ऐसा होगा। सिंपल है, x और y दोनों अभी हम लोग बना रहे थे, तो x और y मिलके कितना आया था, तो 120 आया था पहला, और दूसरा बोला था मान लो x तो सही मारा,
और उसमें y ठो गलत भी मारा तो y/4 कटेगा, तब उसको 95 नंबर मिलना चाहिए। सॉल्व करेगा तो यहाँ 4x माइनस वाई और यहाँ पे 4 और यहाँ 95, तो होगा 4x माइनस वाई। ये 4 को तुम इधर लाके इंटू करोगे तो 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 38। देखो इतना आया 4x माइनस वाई बराबर 380। इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये 5x आएगा, इसको मिलाओगे तो हो जाएगा 100। इसका मतलब उसको 100 क्वेश्चन सही से मारना चाहिए। क्वेश्चन था कितना नंबर को उसको सही करना चाहिए, 100 क्वेश्चन उसको सही करना चाहिए, बाकी गलत कर देगा 20 क्वेश्चन तो 95 नंबर आ जाएगा उसका। इस तरह से ये हो गया। देखो यहाँ पे इसका आंसर है। उसके बाद आता है यहाँ बोल रहा है अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड लेआउट is given below. The design and the measurement has been made such that area of 2 bedroom and kitchen together is 95 मीटर स्क्वायर बोल रहा है एरिया है। मेजरमेंट सब दिया हुआ है, 2 बेडरूम और किचन का एरिया यहाँ दिया हुआ है। देखो द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, 2 बेडरूम का एरिया और किचन का एरिया मिला के 95 होता है। देखो ये बेडरूम का एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगुलर है कि नहीं, तो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा 5 इंटू एक्स 5x, ये हुआ एरिया पहला बेडरूम का। दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरा वाला का वैल्यू वैसे 5 होगा और यहाँ का मेजरमेंट तो दिया नहीं है, लेकिन जितना ये दिख रहा है उतना ये भी दिख रहा है, तो हमको लगता है ये भी 5x होना चाहिए क्या। ये 5, ये भी 5, 5 यहाँ हुआ और ये x हुआ, तो इसका भी होना चाहिए 5x। और किचन का कितना होगा, तो ये किचन है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे सबका लंबाई ना x 2 और y, x 2 और y ये तीनों मिल के ना देखो 15 आना चाहिए, तो x और y कितना हो जाएगा, तो अगर ये 2 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 13। देखो ये पहला एक इक्वेशन बना, इसका एरिया दोनों का हो गया बेडरूम का, और किचन का कितना होगा, देखो किचन का होगा ये लंबाई है y और ये चौड़ाई जो दिख रहा है ना वहां देखो 5 है तो ये भी 5 होगा, मतलब 5y कह सकते हैं। तो ये सब मिल के हुआ कितना 95, 5 और 5 मिलके हो गया 10x और यहाँ हो गया 5y और यहाँ हो गया 95। सबको 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 2x, 5 से y और 5 से ये 19, इतना। ये दोनों को सॉल्व कर दो, फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करेगा तो कितना आएगा बताओ, फ्रॉम 1 and 2 ये रहा x प्लस वाई बराबर 13 और यहाँ हुआ 2x प्लस वाई बराबर 19। सॉल्व करेगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस x बचेगा और यहाँ माइनस में 5 की 6 रहेगा। तो x का वैल्यू देखो 6 आ रहा है यहाँ, और y कितना आएगा, तो दोनों मिलकर 13 हो रहा था ना, x और y मिलकर 13 है, x है उसमें से 6, तो y कितना होगा 7, ये निकला। तुमसे अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन बोला फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म दिस सिचुएशन। लीनियर इक्वेशन बनाओ इससे। तो लीनियर इक्वेशन अभी हम लोग बनाए थे, क्या क्या बनाए थे, पहला बनाए थे x प्लस वाई बराबर 13, पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 13, ये लीनियर इक्वेशन बना। और दूसरा बनाए थे 2x प्लस वाई बराबर 19, 2x प्लस वाई बराबर 19। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आउटर बाउंड्री का लंबाई बताओ कितना आएगा बच्चा। यहाँ पे देखो ये 15 था और ये वाला चौड़ाई देख लो, 5 5 10 और 2 12, ये पूरा है 12, तो पेरीमीटर हो जाएगा 15 प्लस 12 कर दो और डबल कर दो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हुआ, लेंथ के जगह है 15 और ब्रेथ है 12, मिलाओगे तो 5 2 7 27, 27 का डबल करोगे तो 54, बाउंड्री आया इसका 54 मीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। बताओ उसका एरिया क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। बेडरूम का जो एरिया था, एरिया ऑफ बेडरूम, उसको हम लोग 5x माने थे। देखो इसका बेडरूम का एरिया को 5x माने थे। रेक्स अभी निकला था हम लोग का 6, तो हो जाएगा 5 × 6, 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया ऑफ किचन हो जाएगा, उसके लिए 6y ना 5y माने थे ना, हाँ 5y माने थे इसको, 5y, 6y नहीं, 5y। और y का वैल्यू कितना आया था, तो ये आया था 7 आया था। तो यहाँ 7 रख दोगे, 7 5 जा 35 आ जाएगा आंसर। और कुछ बचा, एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। क्या है लिविंग रूम का एरिया, देखो यह है लिविंग रूम। देखो यहां तक अगर तुम मिला देता है तब इसका एरिया आएगा। देखो इसका 2 है और x का वैल्यू आया था 5, 5 नहीं 6, तो इसका एरिया आएगा 2 × 6। और ई वाला का एरिया आएगा, ये भी रेक्टेंगुलर है। देखो इसका पूरा लंबाई हो जाएगा 5 + 2 7, और इधर x का वैल्यू तुम्हारा आया था 6, तो ये 15 - 6 आएगा। 15 में 6 जाएगा तो कितना बचता है, 9। तो ये रेक्टेंगुलर हिस्सा का निकलेगा 7 × 9, ये 63 आया और ये 12 आया। देखो दोनों मिला दो, 5 आ जाएगा और ये 7, तो 75 आ रहा है लिविंग एरिया का, लिविंग रूम का एरिया 75 मीटर स्क्वायर आ रहा है। सोचो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ 50 रुपया पर मीटर स्क्वायर। देखो 50 रुपया पर, किचन का एरिया कितना था देख लो, यहाँ किचन का एरिया आया था 35, तो 35 को तुम इंटू कर दो 50 से, तो आ जाएगा 0, 5 और 5 25 होता है, 15 2 17, इतना रुपया उसको लगेगा, 1750 रुपया लगेगा उसको टोटल, वो टाइल्स बैठाने का उसका खर्च आएगा। तो ये हो गया पांचों क्वेश्चन। एक बार तुम ये सब इक्वेशन निकाल लिया, फिर लीनियर में कुछ रह नहीं जाता है, मेन है वहां तक पहुंचना। ये देखो इसका आंसर यहां है, इट इज कॉमन that government receive tax fare from time to time based on the various factors such as इतना a general increase in price and fall in the purchasing value of money on different type of vehicles like auto rickshaw। ठीक है, the auto charge in a city comprise of a fixed charge। अच्छा मेन क्वेश्चन यहाँ से आया, देखो ये सब पढ़ा भी होगा, RS अग्रवाल में है कि किसी शहर में ऑटो वाला एक फिक्स चार्ज लेता है और जितना दूरी कवर करोगे उसका एक अलग से चार्ज लेता है। मतलब हम ये गाड़ी को बुक कर रहे हैं तो ये बोलेगा देखो तुमको 1000 रुपया फिक्स देना ही पड़ेगा, और साथ में जितना किलोमीटर जाओगे ना उतना 25 रुपया देना होगा। तो मान लो ये एक रेट हुआ इसका सेट, हम इसका गाड़ी से 2 ही किलोमीटर जाएंगे ना तो तब भी हमको 1000 तो देना पड़ेगा। अब 2 किलोमीटर का 25 × 2 50, तो 1050 रुपया इसको देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ, यही सिस्टम पे इसको बनाया गया है। तो देखो हम लोग आते हैं इसका क्वेश्चन पे, क्या लिखा है देखो, बोल रहा है कि सिटी ए है जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर जाता है, अमाउंट तो 75 रुपया पे करता है। फिर वही सिटी में 15 किलोमीटर जाता है और उस केस में वो 15 किलोमीटर जाता है और वो 110 रुपया पे करता है। सिटी बी के लिए 8 किलोमीटर जाता है, 91 रुपया पे करता है, 14 किलोमीटर जाने के लिए 145 पे करता है। ठीक है, सिस्टम ऐसा दिया है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सिचुएशन 1 है, इन सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 75 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 110 रुपया। ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा में बोला सिटी बी में 8 किलोमीटर जाने के लिए 91 और 14 किलोमीटर जाने के लिए 145। फिर बोला इसी सिचुएशन के अनुसार इफ फिक्स चार्ज ऑफ द ऑटो रिक्शा भी x एंड रनिंग चार्जेस जो है सो y है, तो इक्वेशन क्या होगा बताओ। तो ये है पहला, फिक्स चार्ज x है। ठीक है, तो इसका अगर फिक्स चार्ज x होगा पहला वाला में तो x रुपया उसको देना ही पड़ेगा, और 10 किलोमीटर गया तो 10 y देना होगा, तब जाके मिलके 75 बन जाएगा।
और दूसरा में देखो 15 किलोमीटर गया तो उसको भी फिक्स चार्ज देना होगा, 15y भी देना होगा, अब तब जाके उसको 110 रुपया दिया होगा। ये हुआ पहला सिचुएशन में जो इक्वेशन बनेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज, ठीक। तो कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 और x प्लस 15y बराबर 110। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, पहला वाला कर लिए। दूसरा भी सिचुएशन का अलग से क्वेश्चन दिया होगा यहाँ। अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट हैज ही पे इज, कितना रुपए पे करेगा अगर 50 किलोमीटर जाता है तो। इसको देखो सॉल्व करता अगर, तो ये नेगेटिव से यहाँ भी साइन चेंज कर देता है, पूरा कट जाता है, 10 में 15 जाएगा, -5y बचेगा देखो, और इसमें ही माइनस जाएगा तो 25 और 35, -35 बचता, माइनस से माइनस तो y का वैल्यू 7 आता। देखो पर किलोमीटर चार्ज यही आया, इसको तुम यहाँ पुट कर देगा ना तो कितना आएगा x का वैल्यू, देखो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 7 × 10 70, यहाँ 75 है, इधर लाके माइनस करोगे ना तो x का वैल्यू देखो 5 आएगा। देखो मतलब फिक्स चार्ज है 5 रुपया, पर किलोमीटर चार्ज है 7 रुपया। 50 किलोमीटर कोई गया है, 50 किलोमीटर गया है तो उसको पर किलोमीटर कितना था अभी, तो बोला था 7 रुपया, तो इसको 7 से इंटू कर दो, और फिक्स था 5 रुपया, 7 5 जा 35 पे 0 और यहाँ 5 मिला दोगे 355, आंसर 355 आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन में बोला था व्हाट, रेफरेंस जो सिचुएशन 2 था उसके लिए बोल रहा है, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो देखो दूसरा सिचुएशन में तो हम लोग बात ही नहीं किए हैं, ये है दूसरा सिचुएशन। यहाँ पे बोला था इन सिटी भी फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर जाने के लिए, तो इसके लिए देखो फिक्स चार्ज 8 किलोमीटर के लिए 8y मिला है 91, दूसरा में 14 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज और 14y मिला है इसको 145। सॉल्व करेगा, साइन चेंज कर देना, ये कट जाएगा, 14 में 8 तो 6y नेगेटिव में बचेगा, यहाँ माइनस करना कितना हो जाएगा 45 और 9 कितना होता है 45 और 9 तो 54 होता है नेगेटिव में, ये और ये कट जाएगा, y का वैल्यू होगा 9 बार में। देखो y का वैल्यू 9 मतलब पर किलोमीटर इसका 9 रुपया लग रहा है, इसको तुम यहाँ रख देगा 9 ना तो x का वैल्यू देखो कितना आएगा 9 × 8 72, तो x का वैल्यू निकलेगा 72, 91 में माइनस कर दो, 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 रुपया इसका फिक्स चार्ज है, 9 रुपया इसका पर किलोमीटर भी चार्ज है, दोनों 9 रुपया है। तो 30 किलोमीटर के लिए देखो 9 रुपया देगा और 30 किलोमीटर के लिए 30 × 9 देगा, तो हो जाएगा ये 9 + 27 पे 0 279, ऑप्शन नंबर 279, हाँ जी 27 279। कुछ गलती की है क्या यहाँ पे, x था, अच्छा यहाँ 20 आएगा, सॉरी ये फिक्स चार्ज जो आएगा ना, ये तो 9 आया था, इसको यहाँ पुट करेगा तो 20 आ जाएगा, 20 के कितना आएगा 91 में 72 जाएगा जी, तो बचेगा 9 यहाँ 19 आएगा, इसका फिक्स चार्ज 19 रुपया है, यहाँ पे 19 रुपया है। 289 कहाँ है ये वाला। द ग्राफ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग इन कंडीशन 2, बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, जो दूसरा में हम लोग देखे थे उसमें। तो इसमें जो 2 इक्वेशन बना था ना, वो था एक इसका था x + 8y = 91, ये था x + x + 8y = 91, ये था पहला का। और दूसरा था x + 14y, x + 14 की 45y, x + 14y = 145, 14y, ठीक है।
इसका तुम ग्राफ बना लो और देखो कि कौन वाला आएगा, ये दोनों का, ये सब में कौन आएगा। देखो सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे है 20 और 25 समथिंग, यहाँ भी कुछ दिया हुआ है। हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी सॉल्यूशन आया था ना, कितना आया था इसका सॉल्यूशन? तो एक आया था 19 समथिंग और एक आया था देखो 19 और 9 ऐसा कुछ आया था ना। इसमें तो कहीं मिल ही नहीं रहा है दोनों, ये तो होगा नहीं ऑप्शन। ये लग रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। 19 और 25 यहाँ दिख रहा है, ये दोनों को सॉल्व करके जो आएगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होगा। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे ये मिल सकता है, 12.5 20 और 25, इसको सॉल्व करके एक बार देखना क्या आएगा, वही होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आ रहा है, 3 नंबर, ये पैरेलल वाला। यहाँ 19 और 9 देखो एक जगह है एक लाइन में। अच्छा ठीक ठीक, ये देखो ये लाइन जो है ना पहला सिचुएशन का है, ये दूसरा वाला का होगा। तो ये देखो जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना 19 और 9 पे देखो यहाँ पास कर रहा है, इसलिए इसको हम सही मान सकते हैं। अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना तो उसमें 19 और 9 सॉल्यूशन आया था, यहाँ जो पुट किया था तो एक का ये आया था, दूसरा जो इससे पहले सॉल्व किया था उसका 5 और 7 आया था, देखो यहाँ भी है। तो यही वाला आंसर इसका सही होना चाहिए, ये इसका ऑप्शन है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आगे का केस स्टडी का क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।